हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स प्लस मैथ। बच्चों, आज हम आपके सामने क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है वो लेकर आए हैं। बच्चों, अपन फंडामेंटल टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। किस तरीके से फिजिक्स को आपको पढ़ना है, कौन कौन सा पैटर्न रहेगा और कौन से पैटर्न को अगर आप पढ़ेंगे तो उस चीजों को आप कर पाएंगे। तो इन सब चीजों को साथ में लेकर चलते हुए अपन ये देखेंगे कि किस तरीके से वो चैप्टर है वो आगे की ओर चलता है और आपको फिजिक्स इजी कैसे लगे। यानी अपना टारगेट ये रहेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स है उसके कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, यानी दुनिया में किस तरीके के मतलब फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट चलते हैं उन पे अपन बात करेंगे। भौतिक जगत के अंदर जो मापन और मात्रक होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं अपन उस पे भी बात करेंगे। साथ ही बच्चों अपन बात करेंगे कि कौन कौन से फोर्स काम करते हैं, विमाएं यानी कि डायमेंशंस क्या होती है, यूनिट्स क्या होती है, यूनिट्स कैसे काम करती है, इन सब बातों पर फोकस करते हुए लास्ट में अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन पे पहुंच जाएंगे। मैं आपको एक एक टॉपिक के न्यूमेरिकल भी यहाँ सोल्ड आउट करवाऊंगा ताकि आप बुक पढ़ते टाइम या यूं कहें एनसीईआरटी को फॉलो करते टाइम आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। आप इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, नीट, जेई जैसे एग्जाम को भी के लिए भी मैटर तैयार कर सकते हैं। मेरे साथ साथ आप नोट्स लिख भी सकते हैं और नोट्स की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, अपन शुरुआत करेंगे कहां से, फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट क्लास 11। तो ये अपना चैप्टर फर्स्ट है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, आपके सामने जो एक वर्ड आता है साइंस, क्या आता है, साइंस। किस तरीके से ये वर्ड काम करता है, ये काम करता है द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर, यानी प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन जब आप प्राप्त करते हैं तो उसके दरमियान जो होता है वो अपन किसकी बात करते हैं, मतलब साइंस के अंदर अपन इस पूरे के पूरे फॉर्मेट की बात करते हैं। यानी क्या सिस्टम रहेगा, कैसे सिस्टम रहेगा। और ध्यान रखना कि बच्चों ये एक क्या है, लैटिन वर्ड है। क्या है, लैटिन वर्ड है जिसका शाब्दिक मीन्स होता है साइंसिया। क्या मीन्स होता है, साइंसिया। और इसको बच्चों क्या बोलेंगे, ये इसका मीन्स होता है टू नो, यानी प्रकृति के अंदर मौजूद तमाम प्रकार की जानकारी को प्राप्त करना किसके अंदर आता है, आपके इस लैटिन वर्ड के अंदर आता है। लैटिन एक भाषा है, उस भाषा के अंदर क्या दिया गया था, एक वर्ड दिया गया था साइंसिया, और उस वर्ड के अंदर ही अपन क्या करते हैं, इस चीज को पढ़ते हैं। तो आई होप कि आप इस फंडामेंटल पार्ट्स को समझ पाए होंगे। देखिए बच्चों, इसके अलावा आप जो आपकी जो ये साइंस मैंने आपके सामने लिखी है, इस साइंस को आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ बच्चे का ये रहता है कि सर मैं मैथ लूंगा, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मैं बायोलॉजी लूंगा, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मैं एग्रीकल्चर लूंगा, और कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मैं स्टैटिक्स लूंगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए, जब आप क्या करते हैं, इन चीजों पर फोकस करते हैं, इन चीजों को करते हैं, तो मैथ वाले बच्चों का जो कॉमन सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा फिजिक्स और क्या रहेगा, केमिस्ट्री। बायो वालों बच्चों की बात करें तो इनका भी क्या रहेगा, फिजिक्स और क्या रहेगा, केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ बच्चों एक तो रहेगा आपकी केमिस्ट्री, एक आपके रहेगा बायोलॉजी। कृषि से संबंधित ये एक ब्रांच चलती है साइंस के अंदर जिसे आप लोग क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर। और लास्ट जो ब्रांच होती है स्टैटिक्स, उसके अंदर आप क्या करते हैं बच्चों, एक तो आपके रहेगा फिजिक्स और एक आपके रहेगा मैथमेटिक्स। आप ये ब्रांच भी ले सकते हैं। इस ब्रांच को लेने का मीन्स ये होता है कि जो सांख्यिकी डिपार्टमेंट होता है, कैलकुलेशन डिपार्टमेंट होता है, जो गणनाएं करता है, जैसे मान लो पॉपुलेशन काउंटिंग है, एनिमल्स काउंटिंग है, या अदर कोई काउंटिंग करनी है, या डाटा या कलेक्शन जो करते हैं, वो सारा किसके अंदर आता है, स्टैटिक्स में आता है। तो ये भी एक साइंस का पार्ट ही है। इन चार पार्ट्स में आपको क्या किया जाएगा, साइंस को बांटा जाएगा, मैथ, बायो, एग्रीकल्चर और स्टैटिक्स। और इनमें आपके दो दो कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे मैथ वालों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री है, बायोलॉजी वालों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री है, एग्रीकल्चर वालों के लिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी है,
और स्टैटिक्स वालों के लिए फिजिक्स और क्या है आपका मैथ है। आगे अगर इनकी बात करें तो अपन बच्चों जिस पे फोकस करेंगे वो आपका क्या है, फिजिक्स है। तो ये देखिए फिजिक्स जो है वो क्या होता है, कॉमन सब्जेक्ट आ गया किसके लिए, मैथ्स और बायो वाले बच्चों के लिए। एक बात मैं आपको बता दूं, आप 11th 12th में क्या कर सकते हैं, मैथ और बायो दोनों एक साथ भी ले सकते हैं, जबकि आपको एक सब्जेक्ट क्या रखना पड़ता है, एडिशनल रखना पड़ता है। तो आगे अपन बात करते हैं बच्चों, आगे अपन बात करेंगे किस पे, अपन बात करेंगे फिजिक्स पे। क्या होती है फिजिक्स, किस तरीके से काम करती है और कौन कौन से तरीके हैं। तो देखिए ये फिजिक्स जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड। इस ग्रीक वर्ड का नाम था फ्यूसिस। क्या था बच्चों, फ्यूसिस। क्या था, फ्यूसिस। और इस फ्यूसिस का मीन्स होता है नेचर। क्या होता है, नेचर होता है। यानी कि अगर अपन फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड से आया है और इस ग्रीक वर्ड का नाम क्या है बच्चों, फ्यूसिस है, FUSIS, फ्यूसिस। और इस फ्यूसिस का मीन्स होता है नेचर। इसका मतलब अगर मैं आपको अगर अपन बात करें किसकी, अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हो जाएगी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with natural phenomena and nature, which deals with natural phenomena and nature are called physics, are called physics। तो बच्चों देखिए आपके सामने डेफिनेशन बन चुकी है और डेफिनेशंस आपकी क्या कहती है कि देखिए भाई भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन क्या करते हैं, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, नेचुरल फिनोमिना एंड नेचर आर नोन एज फिजिक्स। यानी भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की मतलब फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स या ब्रांच ऑफ साइंस भी आप इसको बोल सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with natural phenomena and nature is known as physics। यानी आप क्या करते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या करते हैं, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, वो सब किस में आती है, फिजिक्स के अंदर आती है। आगे अगर अपन बात करें बच्चों तो देखिए फिजिक्स को आप क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टू टाइप्स ऑफ फिजिक्स, टू टाइप्स, ठीक है ना। पहला जो टाइप है आपका वो है क्लासिकल फिजिक्स। कौन है बच्चों, क्लासिकल फिजिक्स। और दूसरा जो आपका टाइप है बच्चों वो है आपका कौन, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है ना, मॉडर्न फिजिक्स। अगर मैं क्लासिकल फिजिक्स की बात करूं तो इसे कहा जाता है चीर सम्मित भौतिकी। चीर सम्मित यानी पुराने टाइम से जो चली आ रही है उसे अपन क्या कहेंगे, क्लासिकल फिजिक्स। और 8% टाइम पे चल रही है आधुनिक। आधुनिक का मतलब है बच्चों मॉडर्न। कौन है, आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स जिसे अपन लोग कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स इसको नाम दिया गया है। कौन कौन से ब्रांच हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं जो इन दोनों के बीच में आते हैं, देखिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों कि मैकेनिक्स जो है वो आपका किसका पार्ट है, मैकेनिक्स जो पार्ट है वो किसका है, क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है। इसे क्या कहेंगे, यांत्रिकी। क्या कहेंगे, यांत्रिकी। इसके अलावा बच्चों आपका जो थर्मोडायनेमिक्स है, कौन है, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जो पार्ट है वो किसका है, यानी कि उष्मागतिकी किसके अंदर आता है, चीर सम्मित भौतिकी के अंदर आता है। उसके अंदर बात करते हैं अपन बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि चुंबक के बारे में बात करेंगे। वो भी आपका किसके अंदर आएगा, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर ही आएगा। उसके अलावा आपका बच्चों जो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स किसके अंदर आएगा, आपका ऑप्टिक्स है प्रकाशिकी। ये भी किसके अंदर आता है, आपका चीर सम्मित भौतिकी। तो अलग अलग ब्रांच आपको क्या किया गया है, दिया गया है किसके अंदर, अलग अलग ब्रांच आपकी दी गई है किसके अंदर, आपकी चीर सम्मित भौतिकी के अंदर। अब अपन बात करते हैं बच्चों किसकी, अपन बात करेंगे किसकी,
आपकी मतलब मॉडर्न फिजिक्स की। किसकी बात करेंगे? मॉडर्न फिजिक्स की। तो मॉडर्न फिजिक्स में बच्चों सबसे पहले जो आपके सामने है वो है, देखिए मॉडर्न फिजिक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले आपके सामने कौन है? क्वांटम फिजिक्स। देखिए बहुत शानदार चीज है ये क्वांटम फिजिक्स। अभी देखिए इस पे एक मूवी भी आई थी क्रिस्टोफर नोलन की, ठीक है ना, ओपनहाइमर। तो वो ओपनहाइमर में बताया गया है वो किस तरीके की बात की गई है क्वांटम से रिलेटेड, यानी कि एटॉमिक फिजिक्स जो आपका पूरा का पूरा पार्ट था ये क्रिस्टोफर नोलन ने इस पे बात की थी, यानी कि परमाणुवीय भौतिकी पे बात की थी, एटम बम से रिलेटेड। फिर उसके बाद में देखिए आपका आता है रिलेटिविटी। आइंस्टीन की एक बहुत प्यारी थ्योरी थी रिलेटिविटी, आपेक्षिकवाद जिसे कहा जाता है। उसके बाद में आपका आता है न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो ये सारे पार्ट्स जो हैं बच्चों वो आपके क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसके अंदर? मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। क्वांटम भौतिकी, परमाणुवीय भौतिकी, सापेक्षवाद या सापेक्षिकता का सिद्धांत जो किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। उसके अलावा आपका क्या आएगा? न्यूक्लियर फिजिक्स यानी कि नाभिकीय भौतिकी। तो इस तरीके से आप क्या देखते हैं कि आप इस चीजों को क्या कर सकते हैं, अच्छे से क्या कर सकते हैं, नीट एंड क्लीन तरीके से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये आपकी साइंस है वो दो पार्ट्स में क्या है, डिवाइड है। आगे अपन बात करें कि दुनिया में जो फोर्स है वो किस तरीके से काम करते हैं, तो देखिए 4 टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्स कितने प्रकार के होते हैं? फंडामेंटल फोर्स कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। जिसमें पहला ही जो फोर्स है, अपन बेसिक जानकारी पढ़ रहे हैं, आपके इस साल के जो एनसीईआरटी का पैटर्न है उसमें ये फोर्स नहीं बताए गए, जबकि इससे पहले जो एनसीईआरटी का पैटर्न था उसमें ये फोर्स है। लेकिन कंपटीशन जैसे सब्जेक्ट के अंदर या कंपटीशन जैसी जगहों पर क्या होता है कि ये काम करता है। तो देखिए सबसे पहला ही जो आपका फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसे क्या कहेंगे बच्चों? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, किस तरीके से काम करता है? देखिए ये दो पिंडों के बीच में काम करता है। दो पिंडों यानी पहले पिंड का द्रव्यमान मान लो m1 है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान कितना है? m2 है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? मतलब r है। तो क्या होता है, जो बल होगा वो समानुपाती होगा इन दोनों के द्रव्यमानों के और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जब आप क्या करेंगे बच्चों, इसको पूरे को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो आपके पास बनेगा F = G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। ये क्या बन गया आपके पास? एक सूत्र बन गया है जहां G क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, गुरुत्वीय बल नियतांक इसको कहा जाता है। G का वैल्यू जो होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। क्या आ जाएगा बच्चों? 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। ये आपका पहला बल हो गया है गुरुत्वाकर्षण का बल, यानी कि दो बॉडी के बीच में जिनका मास कितना है, m1 m2 है, जबकि उनके बीच की डिस्टेंस वो कितनी है, स्मॉल r है। तो एक फॉर्मूला जो बनेगा, ये जो बनेगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m1 एंड मास m2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r का स्क्वायर। और जहां क्या होगा, जब आप इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिखेंगे तो आपके पास बनेगा F = G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। जहां F क्या है, फोर्स यानी कि बल है, G क्या है आपके पास, गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल नियतांक, m1 पहले पिंड का द्रव्यमान, m2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान, और r क्या है आपकी उन दोनों पिंडों के मध्य की दूरी। जहां क्या आएगा आपके पास, एक क्या आएगा, वैल्यू आएगी। ये वैल्यू कितनी आएगी, G = 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, केजी का स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया है बच्चों, पहला बल आ गया है। कौन आ गया है?
पहला बल आ गया है। अब अपन बात करते हैं सेकंड फोर्स की, जिसे क्या कहेंगे अपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। ये जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, दो आवेशों के मध्य लगता है। किसके मध्य लगता है, दो आवेशों के मध्य लगता है। मान लीजिए ये दूसरा आवेश Q2 है, ये पहला आवेश कितना है, Q1 है। इनके मध्य की दूरी कितनी है, R है। तो आप क्या कहेंगे, जो बल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के, और क्या होगा, उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। जब आप इन दोनों इक्वेशन को लिखेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर क्या आ जाएगा, दोनों आवेशों के साथ आ गया ना, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। क्या जाएगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, जहां K क्या है, K क्या है आपके पास, फोर्स कांस्टेंट, बल नियतांक, फोर्स कांस्टेंट। और बच्चों ये फोर्स कांस्टेंट जो होगा वो होगा K इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड इज इक्वल टू 9 क्रॉस 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर अपॉन कूलम का स्क्वायर। क्या आएगा, ये एक वैल्यू आ जाएगी, K आपके पास क्या आ गई, एक वैल्यू आ गई है, K बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड 9 क्रॉस 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम का स्क्वायर। तो बच्चों देखिए यहाँ एक वर्ड और आता है एप्सिलॉन नोड। ये जो एप्सिलॉन नोड होगा वो होगा 1 अपॉन 4 पाई K इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। और इस एप्सिलॉन नोड को ही क्या कहेंगे, इस एप्सिलॉन नोड को ही क्या कहेंगे, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहेंगे, निर्वात की विद्युतशीलता, फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस तरीके से आपके पास क्या आ गया है, दूसरा बल भी आ गया है। ये बल जो है बच्चों वो क्या होता है, देखिए ये तो फोर्स है, ये क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, ये पहला आवेश है, ये दूसरा आवेश है, और ये क्या है, उन आवेशों के मध्य की दूरी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से मैंने आपको क्या बता दिया है, दो प्रकार के बल हैं वो बता दिए हैं। तीसरे बल की अगर अपन बात करें तो तीसरा जो बल होगा बच्चों वो आपके पास क्या हो जाएगा, वीक फोर्स। क्या हो जाएगा, वीक फोर्स। और ये वीक फोर्स जो है बच्चों वो क्या होगा, एक रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन होती है, डिस्कवर्ड ड्यूरिंग बीटा डीके। एक रिएक्शन होती है तो वहां से एक पार्टिकल निकलता है जिसे क्या कहते हैं, बीटा डीके। कौन से दरमियान निकलता है ये, रेडियो एक्टिव रिएक्शन जब होती है तब क्या होता है, आपके पास एक पार्टिकल निकलता है जिसको कहा जाता है बीटा डीके, यानी कि बीटा 6 इसको बोलेंगे, बीटा 6। और बच्चों ये बीटा डीके दो प्रकार का होता है, बीटा प्लस और बीटा माइनस। तो ये क्या है, दुर्बल बल है। ये दुर्बल बल कब निकलेगा, इसको खोजा गया था कब, जब आप क्या कराएंगे, कोई रेडियो एक्टिव अभिक्रिया करवाएंगे तो उस रेडियो एक्टिव अभिक्रिया के दौरान क्या होगा, वहां से एक कण प्राप्त होगा, उस कण को अपन क्या कहेंगे, बीटा कण कहेंगे। और ये बीटा कण क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक तो होता है बीटा माइनस और एक होगा आपका बीटा प्लस। इस तरीके से क्या होता है, इस दो पार्टिकल को क्या किया जाता है,
बांट दिया जाता है और ये प्रकृति में क्या करता है, अपना एक प्रकार से प्रभाव दर्शाता है, लेकिन इसे क्या कहा जाता है, दुर्बल बल भी कहा जाता है। अगली फोर्स की अगर बात करें तो उसके नाम में ही क्या है, स्ट्रॉन्ग वर्ड जुड़ा हुआ है, और वैसे भी वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसको क्या कहेंगे बच्चों, प्रबल नाभिकीय बल। इसको प्रबल नाभिकीय बल क्यों कहेंगे, ये फोर्स क्या करता है, द फोर्स दैट बाइंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और नाभिक को सम्मिलित रूप से बांधने वाले बल को अपन क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहेंगे। यानी यही जो बल होता है वो क्या करता है, परमाणु के अंदर मौजूद नाभिक और उस नाभिक के अंदर भी क्या होता है, जो आपका बल होगा, जो नाभिक के अंदर जो आकर्षण या प्रतिकर्षण लगेगा, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से यानी कंबाइंड फॉर्म में जो बांधे रखता है उसको अपन क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और इसकी रेंज है वो बहुत कम होती है। किस तरीके से, देखिए कि ये आपका कोई नाभिक है और ये आपका कौन है, कोई मतलब एटम है। तो ये तो हो गया आपका क्या, एटम, और ये आपका कौन हो गया, P+N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सर्पिलाकार पथ में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। अगर एटम की रेडियस की बात करें तो इसका साइज कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर और 1 एंगस्ट्रम। जबकि न्यूक्लियस की अगर साइज की बात करें तो 10⁻15 मीटर और 1 FM कितना होता है, 1 FM कितना होता है, 1 FM। अगर अपन बात करें इलेक्ट्रॉन के चार्ज की तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg कितना होगा बच्चों, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर प्रोटॉन की बात करें तो QP, प्रोटॉन पे आवेश कितना हो जाएगा, +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और किसकी बात करें, MP यानी मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अगर अपन बात करें किसकी, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन QN, तो देखिए बच्चों न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन का आवेश शून्य होता है। कितना होता है, शून्य। और अगर अपन बात करें मास ऑफ न्यूट्रॉन तो बच्चों मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा 1.6728 इंटू 10⁻27 kg। ये क्या हो गया आपके पास, मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया है। तो इस तरीके से देखिए कि नॉर्मली इन दोनों के चार्ज को जब आप जोड़ेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो इसका चार्ज किस में आएगा, प्लस के अंदर। इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, सर्पिलाकार पथ में यानी इलिप्टिकल ऑर्डर में क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। और चक्कर लगाने से क्या होता है कि आपको पता है कि ये चारों ओर क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये माइनस है और इसका जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज कैसा है, प्लस का है, जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है, ओवरऑल जो एटम का जो चार्ज होगा यानी एटम पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, एटम कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है बच्चों। कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो आई होप कि आप ये पूरी बात समझ पाए होंगे, किस तरीके से साइंस बनती है, किस तरीके से साइंस पे काम किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज और फिजिकल क्वांटिटीज से बनने वाली यूनिट्स और डायमेंशन की।
तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों, और लेटेस्ट वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।